और मेरे साथ मेरे सहयोगी राजू राज जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, इस वक्त कहां तक पहुंची है जांच, क्योंकि अभी जो नए खुलासे हुए हैं वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुए हैं। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और क्या नई बातें हैं ये बताइए, और इसके अलावा जांच के दूसरे पक्ष क्या हैं और पहलू कौन कौन से हैं, उन पर भी थोड़ी रोशनी डालिए आप। देखिए, सबसे पहले बता दूं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरुआती जानकारी आई है। पूरी कंक्लूसिव रिपोर्ट है, उसे आने में 3 दिन का वक्त कम से कम लगता है और कल ही पोस्टमार्टम हुआ है। जो शुरुआती जांच में रिपोर्ट सामने आई है कि दम घुटने से निक्की यादव की मौत हुई है और गले पर जो निशान थे, जो केवल मोबाइल डेटा से जो गला दबा के हत्या की गई थी, उसके निशान मिले हैं। और इससे साफ जाहिर होता है कि उनके बीच जब झगड़ा हुआ शादी के दबाव को लेकर, इसी बीच में सडन प्रोवोकेशन हुआ और उसी दौरान साहिल ने निक्की की केबल से गला दबाकर हत्या कर दी। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया। दूसरी बात कि इस केस में, चूंकि ये केस काफ़ी हाई प्रोफाइल केस है और पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस कोताही नहीं बरतना चाहती, इसलिए फॉरेंसिक एविडेंस का भी इंतज़ार किया जा रहा है और इसलिए फॉरेंसिक टीम से पूरे मामले की जांच कराई गई और तमाम सबूत इकट्ठे किए गए। जो जानकारी मिल पाई, जिस तरीके से सरधा हत्याकांड में पुलिस ने अपनी जांच की और फॉरेंसिक और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को इकट्ठा करने में जुटी है ताकि कोर्ट में उसे प्रूफ किया जाए, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। लेकिन अब तक जो जानकारी सामने आई है कि हत्या वाले दिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जो टाइमिंग जानकारी मिल पा रही है, उसके मुताबिक सुबह 8 से 9 बजे के बीच जो निगम बोध घाट है उसकी पार्किंग में हत्या की गई और उसके बाद वो अपनी गाड़ी वर्नाकारी से चलाकर वो मित्राओं गांव पहुंचा। ये सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब ये जानकारी मिल पाई है। इस दौरान साहिल को इस बात की जानकारी थी कि जब वो पकड़ा जा सकता है तो पुलिस तमाम चैट के ज़रिए उस पर कई सबूत इकट्ठा कर सकती है, इसलिए उसने निक्की यादव के मोबाइल फ़ोन को भी अपने पास रख लिया, तमाम डेटा को डिलीट कर दिया और सिम को वहां से तोड़ के फेंक दिया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी अब तक सामने आई है पूछताछ के दौरान, क्योंकि 5 दिन की वो पुलिस रिमांड में है और पुलिस रिमांड के दौरान तमाम सबूत इकट्ठा कर लेना चाहती है। इसके अलावा पुलिस आज पूरे घटनाक्रम को रिक्रिएट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि जब उसका 9 तारीख को एंगेजमेंट हुआ, एंगेजमेंट के बाद शाम को वो निक्की यादव का घर जो बिंदापुर में है वहाँ पर वो पहुँचा और उसके साथ लगभग 4 से 5 घंटे का वक्त बिताया और उसके बाद दिल्ली के अलग अलग 4 से 5 लोकेशन पर गया। उन तमाम लोकेशन के सब सीसीटीवी पुलिस खंगालने में जुटी हुई है और उसके बाद वो निगम बोध घाट के पास पहुंचा और वहां की पार्किंग में रहा और इसी बात को लेकर, शादी के दबाव को लेकर उसने वहां पर हत्या की। हत्या के बाद मित्राओं गांव जाके शव को फ्रिज में रख दिया। अब पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है क्या सबको ठिकाने लगाने के लिए उसकी क्या प्लानिंग थी, ये जानने की कोशिश पुलिस ज़रूर कर रही है, क्योंकि उसी दिन जब वो सबको ठिकाने लगाया 12 बजे के करीब 10 तारीख को और शाम को वो शादी कर लिया परिवार वालों की मर्जी से, तो पुलिस उन तमाम सबूतों को इकट्ठा करने में जुटी है ताकि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। जी, श्रद्धा मर्डर केस में जब आरोपी आफताब से पूछताछ हुई थी तो आफताब ने कह दिया था कि ये तो हिट ऑफ द मोमेंट था, अचानक से आवेश में आकर लिया गया एक फैसला। लेकिन चाहे श्रद्धा मर्डर केस हो या फिर निक्की यादव मर्डर केस, राजू, दोनों ही केसेस में ये बात सामने आती है कि पूरी सोची समझी साजिश है। जो आरोपी है वो कई लोकेशंस बदलता है, पूरे षड्यंत्र के साथ वारदात को अंजाम देता है और प्यार का जो आखिरी पड़ाव है वो फ्रिज पर जाकर खत्म होता है। यहां पर एक सवाल और यह भी बनता है कि आप ट्रेंड देखिए कि कैसे लगातार ये ट्रेंड बनता जा रहा है। आफताब के केस में भी यही था कि किसी वेब सीरीज के माध्यम से उसने ये प्रेरणा ली कि इस तरह से किसी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। अभी काफी सारी इंडियन वेब सीरीज भी ऐसी आ रही हैं जहां पर इसी तरह से हत्या को अंजाम देकर के शव को कैसे ठिकाने लगाना है, फ्रिज का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सारी सीखें जो है ये वेब सीरीज और अलग अलग शोज के माध्यम से लोगों को मिल रही है। और राजू, आपने खुद ने देखा होगा क्योंकि आप क्राइम कवर करते हैं, लगातार इस तरह के मामले भी सामने आते जा रहे हैं जहां पर पैटर्न पूरा एक जैसा है। लोग समझ रहे हैं कि अब इस पैटर्न को फॉलो करो तो आप बच जाएंगे। देखिए, बचना तो नामुमकिन है, ये तो अब साफ है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, और आज के टाइम पे बचना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
आप अगर मोबाइल को तोड़ के भी फेंकते हैं तो ऐसे कई टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए आप तमाम सबूत को रिट्रीट कर सकते हैं। उसके ज़रिए ही श्रद्धा केस में भी हमने देखा कि पुलिस ने उसी पैटर्न को, जिस पैटर्न से इसने हत्या की, उसी अंदाज में पूरे सीन को रिक्रिएट किया, फॉरेंसिक जांच कराया, नार्को कराया, पोलोग्राफी टेस्ट कराया कि आप बच नहीं सकते। और उसी लाइन पर पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है। सेम इस केस में भी, तो आपने वेब सीरीज का नाम लिया क्योंकि तमाम वेब सीरीज जो बन रहे हैं उसमें तमाम पैटर्न को दिखाया जा रहा है कि क्राइम करते कैसे हैं, क्राइम के बाद बचना कैसे है, लाश को छुपाना कैसे है, ठिकाने कैसे ले। लेकिन उसका जो रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट आप देखिए, कहीं ना कहीं आप कानून के नज़र में आते हैं और आप पकड़े जाते हैं और उसी तरीके से आपको सज़ा भी दिलाई जाती है। क्योंकि अब जितने अपराधी साथी हो चुके हैं उससे ज़्यादा पुलिस भी स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट कर चुकी है और नए नए टेक्नोलॉजी के ज़रिए तमाम सबूत इकट्ठा कर रही है। और इसी अंदाज में, जैसा कि मैंने बताया कि पुलिस इस केस की भी जांच भी श्रद्धा हत्याकांड की तरह ही कर रहे हैं। तमाम उस केस के आईओ से भी बात किया कि कैसे किन किन चीज़ों का इसमें ध्यान रखा गया। उसी तर्ज पर आप देखिए तमाम जो मोबाइल कॉल डिटेल्स हैं वो निकाले गए, उससे मैपिंग की जा रही है और उसी आधार पर पूरे सीक्वेंस को पुलिस भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। बेशक आप वेब सीरीज देखकर आप क्राइम को, पैटर्न को अपना रहे हैं, उसी पैटर्न पे हत्या कर रहे हैं, लेकिन अब ज्यादा दिन तक नहीं बच सकते हैं। और राजू, इन वेब सीरीज का, इन शोज का उद्देश्य ये होता है कि क्राइम के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। लेकिन जहां वेब सीरीज में आरोपियों के लिए या फिर विलन के लिए हैप्पी एंडिंग फिर भी हो जाती है, आरोपी हत्या करके फिर भी बच जाता है किसी तरीके से, रियल वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यहां पर तो इंसाफ होता है, यहां पर तो वाकई हैप्पी एंडिंग होती है। हैप्पी एंडिंग ये कि जिसने गलत किया है वो सीधे जेल की सलाखों के पीछे होता है। और ये बात इन आरोपियों को समझ नहीं आती। अब यहां पर एक बात और समझने वाली है कि हत्या की वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद शव को फ्रिज में रखा। ये फ्रिज में रखने की का पैटर्न कैसे सामने आ रहा है? फ्रिज में रखने से एक बात तो मैं समझ पा रहा हूं कि इससे ये होता है कि बॉडी डिकम्पोज होना बंद हो जाती है, यानी कि कब डेथ हुई है ये बता पाना फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ये फ्रिज में शव को रखने का जो पैटर्न है ये किस और इशारा करता है? इसका क्या मतलब है? क्यों किया गया होगा ये? देखिए, इसका मतलब बिल्कुल साफ है। आप समझिए, अगर आपने किसी की हत्या करते हैं और हत्या करने के बाद शव को कहीं ना कहीं आपको ठिकाने लगाना होता है, तो और उसके बाद आपके पास वक्त नहीं होता है कि भीड़ भाड़ वाली जगह है, काफ़ी डेंस इलाका है राजधानी दिल्ली, तो आपको सबको ठिकाने लगाने के लिए आपको एक माकूल जगह की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसे समय की जहां पर सन्नाटा और कोई आपको देख ना सके। और यही वजह है कि आफ्ताब ने भी जब श्रद्धा की हत्या की, उसके बाद सबको फ्रिज में रखा, उसके बाद आरी खरीद के लाया, फिर उनके टुकड़े किए और अपने बैग में, जिस बैग का इस्तेमाल वो करता है, उस बैग में रखकर धीरे धीरे करके उसने सबको ठिकाने लगा। सेम उसी पैटर्न पर यहाँ पर साहिल ने भी चूँकि हत्या कर दी और सुबह 8 से 9 बजे का वक्त था, उसके बाद वो 40 किलोमीटर तक गाड़ी ड्राइव करके 40 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा करके वो जब मित्राओं गांव पहुंचा, क्योंकि रास्ते में तमाम जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, भीड़ भाड़ का जगह, तो वो डेड बॉडी को कहाँ रख सकता था? अगर वो अपनी गाड़ी में रखता तो डिकम्पोज होता, सड़न आती, उससे स्मेल आता, बदबू आती, तो उससे लोगों को पता चल जाता। इसलिए वो सबसे पहले अपने ढाबे पे पहुंचता, क्योंकि उसका ढाबा अभी फंक्शनल नहीं था और